बड़ा है ना 57%। नहीं 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 नहीं, आप कौन सा देख रहे हो? अरे इसकी रिपोर्ट थोड़ी देर पहले मैंने देखी है। बढ़ गया भाई वो। आप, अरे मैं इंटर की बात कर रही हूँ। इंट्रा 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 के प्रॉफिट की बात कर रही हूँ भाई। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अभी भाई बिटकॉइन, अपना बिटकॉइन क्या क्रैश हुआ है। 2 लाख से सीधा 1,11 पे आ गया था वो। इतना क्रैश हुआ है। एक एक बंदा है, वो बहुत मतलब वो है, क्या बोलते हैं, बिटकॉइन में समझो वो बहुत ज्यादा जैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, जैसे अपने यहाँ राकेश झुनझुनवाला बड़े इन्वेस्टर, वैसा बिटकॉइन का बड़ा इन्वेस्टर था। उसने अपनी लंबरगिनी में सुसाइड कर लिया बिटकॉइन क्रैश की वजह से। बताओ, ऐसा होता है। मतलब भाई मैं तो बच गई। मुझे पहले से ही आशंका हो गई थी कुछ तो होगा। एक दिन पहले ही पैसा निकाल दिया मैंने बेच बैच के, चलो साइड। हम्म। कमा के ही निकाला होगा ऐसे नुकसान में। बिटकॉइन में तो ऐसा होता है ना कि एक ट्रेड पे ही 70,000 90,000 बाहर आ जाते हैं। ऐसा अगर दिमाग से करो तो। अपने एफएम का पार्ट है इसलिए मैं बता रही हूँ। आपने क्वेश्चन करे क्या इसके? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे मैं उसकी एक्सेल शीट बना रही थी, पूरी एक्सेल शीट करप्ट हो गई, फिर मैंने पीडीएफ ही भेज दी। कोई बात नहीं, कल तक कर लोगे क्या आप लोग उसको? ठीक है, कोई बात नहीं, कल तक कर लेना, मुझे कोई इशू नहीं। तो अभी तो भाई बिटकॉइन, मेरी फ्रेंड है, उसका बिटकॉइन में कुछ तो 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया। मेरी फ्रेंड है, शी इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने उसको सजेस्ट करा था कि भाई बिटकॉइन से अभी पैसा निकालना ही सबसे बढ़िया बात हो सकती है। तो शी वॉज लाइक, अरे रिस्क नहीं लेगी क्या, क्या बात करती है। मैंने बोला भाई ठीक है, तुम ले लो, तुमको इतना रिस्क का। उसको 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया। 2.5 करोड़ किसको बोलते हैं मोहित? आसानी से हो गए थे। आसानी दिए थे मैंने वैसे। मानस कह रहा है मैम मोहित से सब हो जाता है। एआई है मोहित। ओहो। तो मेरी फ्रेंड को कुछ तो 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया। उसके बाद भी वो बंदी ऐसे बैठती, मतलब वो बैठी सी, मोह माया, क्या है, कोई बात नहीं। मोहित कह रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं है। मोहित देख लो, तुमको नजर लग रही है। अच्छा, अब चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में। ठीक है। लेकिन खत्म। एक बार मैं आपको बताती हूँ अपन ने कितना क्या पढ़ा था, एक बार दोबारा से देखो। हमारा ये जो चैप्टर, अच्छा चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बहुत कनेक्टेड है। ठीक है। तो हमने हमारे चैप्टर 2 में क्या क्या, कितना। हाँ, और उस दिन मैंने समझाते हुए इसको लिखाया था ना। पेबैक को मैंने लिखवाया था ना, डिक्टेट करके लिखवाया था। फॉर्मूला और डेफिनेशन वगैरह लिखवाई मैंने। अरे चलो फिर मैं अभी लिखवा देती हूँ। हाँ, उसके बाद एक बार आप पेबैक की हेडिंग डालो, मैं आपको भी लिखवा देती हूँ। जब अपन प्रोफेशनल लेवल पे वो डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो हम क्लास में थोड़ी ट्रेडिंग भी करेंगे उसके साथ। डेरिवेटिव्स पता है आपको? डेरिवेटिव्स क्या होता है? नहीं पता? अपने एफएम के कोर्स में है। मैं आपको बताऊंगी डेरिवेटिव्स मतलब शेयर मार्केट में बिना पैसा लगाए पैसा कैसे कमाए। ऐसा हो सकता है? तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है, तुम फिर भी कमा लोगे, ऐसा हो सकता है? वाह यार, वही तो बात है। हाँ, वो चीज तो है, बहुत होती है। जिसे मैं तुमको बताऊं, अपन आगे पढ़ेंगे, मैं आपको प्रोफेशनल में इसका पढ़ाऊंगी। मतलब आप ऐसा समझो, डेरिवेटिव, अच्छा एक बार तुमको ये नॉलेज दे देती हूँ, बड़ी अच्छी चीज है डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव हम कमोडिटी में भी इसका ट्रेड होता है,
और अपना मनी में भी इसका ट्रेड होता है, मतलब बिना पैसा लगाए शेयर मार्केट से पैसा कमाना। इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है, यार आपके कोर्स में इसको स्किल लेवल पे तो नहीं है। डेरिवेटिव मतलब पता है क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट जो अपनी वैल्यू किसी और से डिराइव करता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब रियल लाइफ में अगर आप ग्रो पे भी देखोगे ना तो डेरिवेटिव का अलग सेक्शन होता है इंट्राडे वाले सेक्शन में। तो अपना डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है ना, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अपनी वैल्यू किसी और से डिराइव करता है, ये प्योर सट्टा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ACCA में प्रोफेशनल लेवल पे और CA फाइनल में कुछ ऐसी टेक्निक बताई गई है कि जो कैलकुलेट करके आप एग्जैक्ट पता लगा सकते हो कि आपने आज सट्टा लगाया तो इसकी प्राइस क्या होगी, आप उस प्राइस पे सट्टा लगा सकते हो। अगर एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो इट्स अ काइंड ऑफ सट्टा। जैसे कि समझो मैं हूं और मेरी फ्रेंड है, ठीक है, तो हमने आज एक सट्टा लगाया कि जो रिलायंस का शेयर है वो समझो आज है 200 रुपए का एग्जाम्पल। मैंने सट्टा लगाया कि 3 महीने बाद ये शेयर हो जाएगा 500 रुपए का, और मेरी फ्रेंड ने सट्टा लगाया कि 3 महीने बाद यही शेयर जो आज 200 का है वो हो जाएगा 100 रुपए का। मतलब वो क्या बोल रही है कि मैंने, उसने बोला कि शेयर कम होगा, मैंने बोला शेयर बढ़ेगा। ठीक है, अब 3 महीने तक, अच्छा हमने किसी एक दूसरे को पैसे दिए क्या? नहीं, सिर्फ सट्टा लगाया, शर्त लगाई है कि देख भाई ये 500 होगा, ये 100 का हो जाएगा। 3 महीने बाद समझो, इसमें ना डेरिवेटिव में हमारे पास दो टर्म्स होती हैं। डेरिवेटिव्स में दो टर्म्स होती हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, सुना है आपने? एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। हम डेरिवेटिव में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, पुट ऑप्शन मतलब तुम बेचोगे, सामने वाले को तुमसे खरीदना पड़ेगा। कॉल मतलब तुमको सामने वाले से लेना है और सामने वाला तुमको बेचेगा। ये थोड़ी इस टर्म पे आप अभी मत जाओ, छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब क्या हुआ, समझो मार्केट में जो शेयर है रिलायंस का सच में 500 रुपए का हो गया। बताओ शर्त कौन जीता? मैं जीती। तो यहां तो मेरी फ्रेंड क्या करेगी, 500 रुपए के रिलायंस के शेयर मार्केट से खरीदेगी और मेरे को दे देगी कि ये ले, हो गया 500 का। मैं मार्केट में इस शेयर को बेचूंगी 500 रुपए में, तो मेरा फायदा होगा 500 रुपए का। दूसरा, अगर ये शेयर 100 रुपए का जो हो गया तो मुझे मार्केट से इस शेयर को खरीदना पड़ेगा 500 में और मेरी फ्रेंड को बेचना पड़ेगा 100 में, और वो 400 का फायदा उठाएगी मार्केट में उस शेयर को बेच के। मतलब मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रहा है उससे फर्क नहीं। अगर मैं शर्त जीत गई तो मेरी दोस्त मेरे को 500 रुपए का शेयर लेके देगी, मेरे पास मुफ्त में आएगा, और मैं उसको कह दूंगी 100 रुपए, ये ले 100 रुपए रिलायंस के शेयर दे। मार्केट में शेयर कितने के? 500 के। वो मुझसे 100 रुपए लेगी, 500 का शेयर खरीदेगी और मेरे को देगी। मेरा कितने का फायदा हो गया? 400 का। मैंने सिर्फ 3 महीने बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कराए। या फिर जो डिफरेंस अमाउंट होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि तू शेयर खरीद, मेरे को 500 में बेच, मैं 500 में खरीदूं, तेरे को 100 में बेचूं, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में अगर मार्केट में 500 का शेयर हो गया और इसने शर्त कितने की लगाई थी? 100 रुपए की, तो 500 और 100 कितना डिफरेंस आ रहा है? 400। तो मेरी दोस्त मेरे को 400 रुपए देगी, ऐसा डिफरेंस अमाउंट। मतलब आपने सिर्फ शर्त लगा के शेयर मार्केट से पैसा लगाया। ये तो हो गया एक रिलायंस के शेयर की बात। ऐसे गोल्ड की प्राइस पे भी लगता है। जैसे अभी मार्केट में सिल्वर सिल्वर बहुत ट्रेंड चल रहा है, डेरिवेटिव मार्केट में अभी सिल्वर बहुत ज्यादा चल रहा है। सिल्वर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सिल्वर सिर्फ पहनने में काम आता है कि और भी चीजों में काम आता है? आपकी जो इलेक्ट्रिक कार बनती है उसमें सिल्वर यूज होता है, आपके दवाइयों में सिल्वर होता है, आपकी जो मोबाइल की चिप वगैरह और जो IC सर्किट बनता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, जो फोन में लगता है, उसमें सिल्वर लगता है। तो भी सिल्वर इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है मार्केट में। ये आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ क्योंकि अपन FM पढ़ रहे हैं, तो हमको होना चाहिए कि मार्केट में अभी सिल्वर के ऊपर जो डेरिवेटिव के सट्टे हैं वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं। सबसे ज्यादा सट्टा इस पे लग रहा है। गोल्ड पे सट्टा एक टाइम पे लग रहा था, लेकिन 2 महीने हो गए गोल्ड पे अब सट्टा थोड़ा कम हो गया, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी काफी हद तक छू चुका है पैसों को, मतलब उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। तो ये होता है डेरिवेटिव मार्केट। बिना पैसा लगाए शेयर मार्केट में सिर्फ अपनी नॉलेज यूज करके तुम पैसा लगा सकते हो। अब जैसे मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं इन सब में लगाती हूँ अपने ना सीए फाइनल में हमारा एक सब्जेक्ट है AFM। पहले इसका नाम FM ही हुआ करता था, बाद में इसको AFM कर दिया गया। इसमें ना हम ऐसी ट्रिक्स सीखते हैं
कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जिसमें आप आज का डेटा पुट करके पता लगा सकते हो कि 3 महीने में ये प्राइस कितना होगा। जैसे मैंने किसी शेयर को पकड़ा और मेरे को उस पर डेरिवेटिव का सट्टा लगाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस कंपनी की पूरी फाइनेंशियल्स उठाऊंगी और मैं उस पर ये ट्रिक्स और फॉर्मूलाज लगाऊंगी। जब मैं इन ट्रिक्स और फॉर्मूलाज को लगाती हूँ तो मुझे एकदम 99% एक्यूरेट प्राइस मिल जाती है कि 99% चांस है कि मेरा जो रिलायंस का शेयर है वो फ्यूचर में 900 रुपए का हो सकता है। फिर मैं इस चीज पे सट्टा लगाऊंगी कि भाई आज से 3 महीने बाद रिलायंस का शेयर कितने का हो जाएगा, 900 का। सामने वाला बोलेगा नहीं ये 200 का होगा, जीतेगा कौन, मैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूलाज और मेरे एफएम के जो कंसेप्ट है उसको यूज करके मैंने पता लगाया कि 900 है। डेरिवेटिव में तो इसका फायदा हुआ। मैं नॉर्मल लाइफ में मुझे पता है कि यार रिलायंस का शेयर अभी सस्ते में मिल रहा है, महंगा हो सकता है, और 99% चांस है 900 का, तो मैं आज ही खरीद लूंगी। मतलब देयर आर सम ट्रिक्स, देयर आर सम फॉर्मूलाज हमारे एफएम में। ये जो एफएम सब्जेक्ट है ना, ये मेरे को बहुत शानदार सब्जेक्ट लगता है। मतलब मेरे को सीए इंटर से ही बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे उसी टाइम समझ में आ गया था कि भाई अगर इसको समझ लिया तो तुम बिना कुछ करे भी पैसा अच्छे से कमा सकते हो, अगर तुमने दिमाग में बिठा लिया तो ये कुछ ट्रिक्स और फॉर्मूलाज होते हैं जिससे आप पता लगा आप सोचो ना, अगर वो ट्रिक फॉर्मूला और जो पूरा कंसेप्ट है तुम सीख गए, बहुत टफ होता है लेकिन सीख जाता है इंसान, सीख ही सकता है भाई, सीख जाते हैं वो। अगर आप सीख गए तो आप सोचो आप रोज कोई एक शेयर पे सट्टा लगा रहे हो, 3 महीने बाद आपको कितना एक्यूमुलेट होकर पैसा मिलेगा। हाँ, ये आपके प्रोफेशनल हाई लेवल पे आपको भी है, ये आप भी सीखोगे कि ये क्या है। बट ये ऐसा है कि पढ़ाने वाले को ढंग से आना चाहिए। तो यहाँ पे ना, मतलब मैं आपको ये पता है क्यों बता रही हूँ। मैंने ना मेरा डेरिवेटिव से अभी बिटकॉइन क्रैश होने वाला था, मेरे को पता नहीं था, मैंने ना एक्सीडेंटली एक ऐसी ट्रिक निकाल दी। ऐसा होता है ना जब आप बहुत टाइम से कोई चीज काम करते हो, आपकी प्रैक्टिस होती है किसी चीज की। तो अब जैसे इनकम टैक्स में मेरा कुछ टैक्स बन रहा था, कुछ तो 25-30 लाख का। वो टैक्स तो मैंने दिया नहीं, लेकिन मैं इतने सालों से इनकम टैक्स भर भर के मेरे को इतना नॉलेज आ गया कि मैंने उल्टा 3 लाख का वो रिफंड मांग लिया। टैक्स तो दिया नहीं, उल्टा 3 लाख रिफंड दिखा दिया उसमें। ठीक है। तो क्या होता है ना, हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना चीजों की, उतना ज्यादा हमको चीजें आती हैं। जैसे ये डेरिवेटिव है ना, ये डेरिवेटिव में मैंने इतना प्रैक्टिस करा है, मतलब मैंने क्लाइंट के भी पैसे इतने संभाले हैं। हाँ, तो मेरा ना दिमाग इतना कि भाई अब मैं डेरिवेटिव में और क्या, जो मैंने ट्रिक्स एंड फॉर्मूला सीखे इसको मैं और कैसे यूज करके कर सकती हूँ। मैंने वो सेम, तुम मानोगे नहीं, मैंने क्रिप्टो में लगा दिया। सेम वैसा ही कंसेप्ट, थोड़ा सा चेंज करके मैंने बोला यार जब ये डेरिवेटिव में लग सकता है, क्रिप्टो में क्यों नहीं। और क्रिप्टो मार्केट क्या है ना, कुछ टाइम से थोड़ा वॉलेटाइल चल ही रहा था, तो मेरे को, और अभी अगर आप देखो तो जितने भी साइन है ना वो इकोनॉमिक रिसेशन के दिख रहे हैं क्या आपको। गोल्ड अपना हाई टच कर रहा है, सिल्वर भी बड़ा, वो पूरा इंटरसेक्ट हो रहा है भाई। और जब भी ये इंटरसेक्ट होता है ना तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रिसेशन आता है। इकोनॉमी में रिसेशन सबसे बड़ा तब बन जाता है जब शेयर मार्केट में कोई भी चीज ऊपर नीचे हो गई। तो अभी देखना शेयर मार्केट बहुत खतरनाक गिरने वाला है, बहुत खतर। मैं तो अभी बोलूंगी कुछ ट्रेड मत करना, कुछ भी नहीं, ये कभी भी गिर सकता है ये मार्केट। और देखो अपन ने जब से ट्रेड करना बंद किया, इंटर वो बिटकॉइन गिरा कि नहीं गिरा। अब बिटकॉइन और शेयर मार्केट सब रिलेटेड है। बिटकॉइन गिरा तो शेयर मार्केट भी क्रैश होगा ही होगा, पूरी कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाएगी, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ना कुछ ये जो ट्रिक्स और फॉर्मूलाज थे ना, थोड़ा अपना दिमाग लगा के मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक लगा के मैंने क्रिप्टो में लगाया, और तुम मानोगे नहीं, मुझे ये वैल्यू मिली थी कि क्रिप्टो की ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है। और जब मैंने क्रिप्टो खरीदा था तब ये क्रिप्टो कुछ 2 लाख के आसपास का चल रहा था, और मेरी तो 12 बज गई ना। मैंने क्रिप्टो खरीद के रखा, और अब मैं बोल रही हूँ कि यार क्रिप्टो ऊपर जाता जा रहा है, मुझे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। और जब मैंने इस ट्रिक एंड फॉर्मूलाज को यूज करके पता करा तो पता है क्या प्राइस आई, 1,09,000। मैंने बोला भाई ये तो पूरा क्रैश दिख रहा है। आप सोचो 2 लाख से सीधा 1,9 पे कुछ आ जाए, सीधा डाउन, पूरा कट गया भाई। तो मैंने यही यूज करके मैंने सोचा देखो यहाँ तो ये सही है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो मैंने बोला यहाँ तो ये सही है, यहाँ तो ये गलत है। सही है तो कोई बात नहीं, अपन अभी भी फायदे में ही चल रहा है, फायदे में बेच दो, लालच बुरी बला है। और अगर ये सच में ऐसा हो गया तो अपन लॉस से पहले ही बच जाएंगे। और सही में 1,11,000 हो गया, मतलब तुम देख रहे हो कितना आसपास है, 2,000 का फर्क है बस, और सेम वही प्राइस आ गई। तो इसीलिए मैंने इस चीज को यूज करके
इस अपना पैसा पहले ही निकाल दिया। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अपन क्या है ना, इस सब्जेक्ट में जैसे जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो अपने को कहीं ना कहीं तुम उसमें खुद का भी क्रिएटिविटी लगा के उसको कहीं और भी यूज कर सकते हो, जैसे गोल्ड की प्राइसेस पे, जैसे सिल्वर की प्राइसेस पे। बट इसके लिए सिर्फ बुक का नॉलेज काफी नहीं है। अब ये डिजिटल गोल्ड की वजह से ही तो क्रैश आएगा। डिजिटल जो गोल्ड है, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। आपको पता है गोल्ड, ये जो गोल्ड है, अभी गोल्ड का बबल एकदम फूटने वाला है, गोल्ड एकदम ऊपर जा रहा है। ठीक है, गोल्ड ऊपर पता है क्यों जा रहा है? ये डिजिटल गोल्ड की वजह से। लोगों के पास फिजिकल सोना नहीं है, डिजिटल सोना है। तो डिजिटल सोना और फिजिकल सोने में बहुत डिफरेंस आता जा रहा है। ओवर इसलिए जा रहा है क्योंकि लोग डिजिटल खरीदते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, ये डिजिटल गोल्ड लोग खरीद रहे हैं, डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं, जिससे ये जो गोल्ड वाले ट्रेडर होते हैं ना, देखो ये आपका रियल लाइफ में ये हमको काम आता है। ये जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग बोल रही है, ये गोल्ड वाले ट्रेडर है ना, सबको पागल बना रहे हैं, सबको पागल और सबको ले डूबेंगे। गोल्ड की प्राइस तुम मानो नहीं मानो, कुछ ही टाइम में इसका बबल फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में लोगों के पास फिजिकल गोल्ड है ही नहीं, डिजिटल गोल्ड है उनके पास। अब डिजिटल गोल्ड बढ़ता जा रहा है, जबकि रियलिटी में गोल्ड है क्या अपने पास? फिजिकल गोल्ड नहीं है। गवर्नमेंट अपने गोल्ड रिजर्व को छुड़वा के वापस लेके आ रही है इंडिया में। आप सोचो गोल्ड का सप्लाई बढ़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोग जितना डिजिटल गोल्ड में डाल रहे हैं उतना फिजिकल तो है ही नहीं। और ये फिजिकल जो गोल्ड बेच रहे हैं ना, ये जितने भी ज्वेलर है, ये हमारे साथ कर रहे हैं चीटिंग। ये क्या कर रहे हैं, जो डिजिटल गोल्ड बढ़ रहा है हमारे इंटरनेशनल मार्केट में अलग से आता है, डिजिटल गोल्ड जो बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से फिजिकल गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है। और लोगों को लग रहा है कि गोल्ड खरीदो, महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है और महंगा। इसमें कुछ होएगा ही नहीं। डिजिटल गोल्ड, और अभी डिजिटल गोल्ड खरीदने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि इसका बबल फूटेगा। अभी टाइम खरीदने का है सिल्वर। अभी सिल्वर पता है कि कितना चल रहा है? 170 का किलो हो गया वो। मैंने सिल्वर खरीदा था 86,000 किलो। अभी कुछ तो 1,70,000 किलो हो गया है, और इसकी प्राइस 2,50,000 किलो पे जाने वाली है। तो अभी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो है सिल्वर का। जिसने अभी गोल्ड खरीदना ही नहीं, क्योंकि गोल्ड का बबल तो वैसे ही फूटने वाला है। फिजिकल, डिजिटल सिल्वर मत खरीदना, वो नुकसान में जाएगा। फिजिकल सिल्वर की बात कर रही हूँ, ये चल रहा है अभी। इसीलिए डेरिवेटिव मार्केट में तुम एक बार, जब मैं तुमको डेरिवेटिव यहाँ पे एक बार तुमको बताऊंगी स्क्रीन पे करके कि डेरिवेटिव मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होती है, तुम उसमें देखोगे लोग एक एक सेकंड में करोड़ों रुपए का सिल्वर खरीद बेच रहे हैं। करोड़ों रुपए का भाई, मैं सुबह जब मैंने मार्केट खोला तो मेरा दिमाग चकरा गया। मतलब एक एक सेकंड में सिल्वर का प्राइस यूं यूं यूं, क्या तो हो रहा है वो। तो अभी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, इस दिवाली कुछ खरीदना है धनतेरस पे, तो 1 किलो सिल्वर खरीद के रख लेना, वो ज्यादा काम का आएगा, वो ज्यादा अच्छा है, उसको खरीदना आप लोग। या फिर अभी अपना वो रीट चल रहा है, रीट सुना है? अयो, इन्वेस्टमेंट। आपको पता है रीट क्या है? एक फंड स्टार्ट हुआ है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, वैसे अपने एफएम में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वालों ने एक रीट फंड स्टार्ट करा है। इसका मतलब क्या होता है? अब डीएचएल का नाम सुना है? हाउसिंग सोसाइटी अपनी डीएचएल, वो जैसे समझो दिल्ली में एक सोसाइटी बना रही है, ठीक है? वो जो दिल्ली में सोसाइटी बना रही है, उस सोसाइटी बनाने के लिए उनको 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तो वो एफआईआई से पैसा मांगेगी। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन वाले इंस्टीट्यूशन हैं जिनके पास अच्छा खासा फंड है, उनसे पैसा मांगो और उनको बाद में ब्याज सहित वापस करो। इन्होंने रीट फंड स्टार्ट कर दिया है। ये रीट फंड पता है क्या है? आज तुम उसको एक एक स्क्वायर फीट का पैसा दे सकते हो उसको। दिल्ली वाले ने बोला कि यार दिल्ली में हम, साउथ दिल्ली में समझो एक सोसाइटी बना रहे हैं, ठीक है? और साउथ दिल्ली में 1 स्क्वायर फीट का अमाउंट है समझो 35,000 रुपए। तुमने 4 स्क्वायर फीट या 10 स्क्वायर फीट के उसको पैसे दे दिए, समझो 10 के दे दिए 3.5 लाख रुपए। 5 साल तक वो सोसाइटी बनी। 5 साल के बाद मुझे एक बात बताओ, 5 साल के बाद उस स्क्वायर फीट का दाम 35,000 ही रहेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तुम वो बढ़ते दाम में वो रीट का फंड बेच के पैसा निकाल सकते हो। अरे भाई, मैं ऐसे सी मैं थोड़ा एक पर्सनल चीज बता रही हूँ, क्योंकि अपना सब्जेक्ट ऐसा ही है, पैसा बनाना है इससे। मैंने जमीनें, फिजिकल जमीन खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि जमीन के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? तो मैंने बोला यार जितनी अपन ने खरीद के रख दी प्रॉपर्टी, उतनी ठीक है। अब और ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी अब खरीदनी नहीं है, इंदौर में मेट्रो आने वाला है, पैसा अपना
बढ़ने वाला है। सुपर कॉरिडोर वाली जमीनों के प्राइस कितने बढ़ते जा रहे हैं। ब्रोकर बता रहा है 1 स्क्वायर फीट का 3,500, रियलिटी में सिर्फ 2500 है 1 स्क्वायर फीट का, लेकिन ब्रोकर तो कमाएगा अपना। अब पता है, एक रेरा तो आपने सुना होगा, आपको पता है रेरा की भी सिक्योरिटीज मिलती हैं। ये मार्केट में हो रहा है, ये बड़े बड़े लोगों को पता है। तुमको क्या लगता है, तुम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके तुमको लग रहा है शेयर 10 का खरीदा 25 का बेचा, ये नहीं। अमीर लोग जो है ना, और जो लोग ज्यादा दिमाग से गेम खेल रहे हैं शेयर मार्केट में, उनका सिर्फ 30% लगा होता है, 70% ऐसा रीट और रेरा में लगा हुआ होता है। अब जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुमको बताती हूँ। अब जैसे इंदौर में समझो 1 स्क्वायर फीट, विजयनगर में 1 स्क्वायर फीट की कीमत क्या होगी, अभी मैं अप टू डेट नहीं हूँ विजयनगर की कीमत से। विजयनगर अच्छा एरिया है, इंदौर में महंगा एरिया है, पॉश एरिया में से एक है। समझो इसकी कीमत चल रही है 10,000 रुपए स्क्वायर फीट। अब मेरे को 1,000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदनी है, लेकिन मेरे पास भाई अभी करोड़ रुपया तो नहीं है कि मैं 1,000 स्क्वायर फीट वाली जमीन खरीद लूं। तो मैं क्या कर रही दूंगी, रेरा की सिक्योरिटी खरीद लूंगी। इंदौर सिटी में विजयनगर वाले जोन में मैं 1 स्क्वायर फीट की सिक्योरिटी खरीद लूंगी 10,000 रुपए में। अब मेरे पास एक कागज आ गया, उस कागज पे लिखा हुआ है कि इंदौर में विजयनगर में 1 स्क्वायर फीट की मालकिन मैं हूं। मैं ऐसे ही ब्रोकर से 1 स्क्वायर फीट खरीदने जाऊंगी तो देगा क्या, नहीं। और मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं 1,000 स्क्वायर फीट एक साथ खरीद लूं, तो मैंने इसको 10,000 में खरीद लिया। अब जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट महीने फिर 10,000 रुपए आए, मैंने फिर दूसरा स्क्वायर फीट, एक और स्क्वायर फीट खरीद लिया 10,000 रुपए का। ये मेरे पास ना कागज आता जा रहा है, ये मेरा कागज है। ये होता है, मेरे पास ये कागज आ गए। समझो एक एक स्क्वायर फीट खरीद खरीद के मैंने 1,000 स्क्वायर फीट वाले कागज जमा कर दिए। देखो, हर महीने में एक एक स्क्वायर फीट खरीदती गई, मेरे ऊपर ज्यादा लोड आया क्या, नहीं। मेरा पैसा एक साथ गया क्या, नहीं। क्या मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा क्या, आज अगर अपन बैंक से लोन लेते तो 20 साल तक ईएमआई दो, मतलब 20 साल तक वो घर तुम्हारे नाम पे ही नहीं है। कितना बड़ा रिस्क है। मुझे इसमें बैंक का रिस्क कम हो गया क्या, कम हो गया। क्या मेरा पैसा अभी पूरा फंस गया था क्या 1,000 में, नहीं। हर महीने का 10-10 हजार ही तो जा रहा था। हो सकता है जमीन की प्राइस कम हो गई तो 7,500 ऊपर नीचे होती जा रही थी। अब जब ये पूरा 1,000 स्क्वायर फीट हो गया, समझो 5 साल के बाद, 5 इयर्स के बाद मुझे ये 1,000 स्क्वायर फीट जो है, मेरे पास 1,000 स्क्वायर फीट के कागज हो गए कि मैंने एक एक स्क्वायर फीट करके विजयनगर में 1,000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीद ली। मैं इन कागजों को बेचूंगी आज के जमीन की प्राइस पे। समझो आज 1,000 स्क्वायर फीट की कीमत 5 साल के बाद विजयनगर में है 3 करोड़ में, तो मेरे ये कागज 3 करोड़ में बिकेंगे। मैं कागज बेचूंगी, 3 करोड़ लूंगी, असली की जमीन जाके खरीद लूंगी। समझ आया, कितना बढ़िया है। ये शेयर मार्केट कुछ नहीं है, मेन तो काम होता है डेरिवेटिव, कमोडिटी, रीट, रेरा, इसमें कमाता है इंसान। ये इधर से, ये शेयर मार्केट तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म होता है अपना। आप सोचो, मैंने क्या करा, कुछ नहीं, हर महीने एक दो स्क्वायर फीट जमीन खरीद ली, 1,000 स्क्वायर फीट के जमीन के कागज इकट्ठे कर लिए। ऑन पेपर में कितने जमीन की मालिक हूँ, 1,000 स्क्वायर फीट की। मेरे को फिजिकल जमीन है क्या, नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं। मैं जाऊंगी, मैं आज का जो प्राइस है उस प्राइस पे इस 1,000 स्क्वायर फीट के पेपर को बेच दूंगी। मेरे अकाउंट में आया 3 करोड़, पैसा उठाया ब्रोकर को दिया, असली जमीन मुझे मिल गई। ऐसे, दिस इज द वे आप ऐसे वेल्थ क्रिएट करते हो। पता था आपको ये ऐसा होता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये ऐसा होता है। आपको ये, तुम लोग क्योंकि देखो तुम एसीसीए कर रहे हो, मैं तुमको क्यों बता रही हूँ, मैं तो मेरे क्लाइंट का भी ये काम नहीं करती। सही बता रही हूँ। अपना नॉलेज किसी को ज्यादा नहीं देने का, जितना अपने काम का है ना उतना बताने का। मैं तुमको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। और तुम ये चीज सीख गए ना, तो अपनी जो डिग्री है ना, तो तुमको नौकरी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। तुम इन फंड से ही इतना अच्छा कमा सकते हो। अभी सोवेरियन बॉन्ड्स आते हैं गवर्नमेंट के, आरबीआई की वेबसाइट पे सुना होगा आपने, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट। 6 महीने में एक बार विंडो खुलती है, खरीद लो भाई। जहां तुमको दिखे आरबीआई का बॉन्ड आया, उसको खरीद लो। हाँ, तो दिस इज वॉट वी हैव टुडे इन आर हैंड। मतलब आज लोग कह रहे हैं, मैंने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि
ओके, आपने इन्वेस्टमेंट की भी क्लास लेनी स्टार्ट कर दी है। अच्छा, स्वाति क्या बोल बोल रही हैं आप? अच्छा, अच्छा मैं लेना स्टार्ट कर दूं, ऐसा क्या? अरे नहीं नहीं, अभी तो आपके कोर्स में जितना है आप उतना करो, अपने पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोर्स है। आपको पता है क्या, अभी जितने लोग बोल रहे हैं ज़मीन महंगी हो गई, ज़मीन महंगी हो गई, मेट्रो आ जाएगी और महंगी हो जाएगी और महंगी हो जाएगी, ये लोग ना सिर्फ लोग, अब कुछ लोग होते हैं जो पैसा जमा करना स्टार्ट कर देते हैं कि 10-15 लाख रुपए जमा करो, डाउन पेमेंट दो ईएमआई पे, अभी तो ज़मीन खरीद के रख लो। ज़रूरत ही नहीं है। 10-15 लाख में तुम कुछ स्क्वायर फीट अभी खरीद के रख सकते थे, तुमने खरीदा ही नहीं, है ना? और इतनी लिक्विडिटी है, तुम ये, तुम्हारे पास फिजिकल जमीन नहीं है तो सोचो कितना बड़ा रिस्क ही तुम्हारा हट गया। पहली चीज तो तुम पे टैक्स ही नहीं लग रहा है। जमीन खरीदते हैं तो टैक्स लगता है क्या? लगता है। स्टैम्प ड्यूटी लगती है क्या? लगती है। रजिस्ट्री के चार्जेस लगते हैं क्या? लगते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा। मतलब मेरा खर्चा भी बच गया और मेरे को धीरे धीरे करके मेरे नाम पे मेरे को जमीन भी मिलती जा रही है। दिस इज व्हाट है। और ऐसा एक फंड नहीं है, ऐसे 5 फंड इंडिया में चल रहे हैं, 5 फंड। क्या बोलते हैं, वो गांव आपने सुना होगा, गांव में हाईवे निकल गया, जमीन की प्राइस बढ़ गई, इसके लिए एक अलग फंड है जिसमें जितनी भी जो लोग होते हैं ना वो एनालाइज करते हैं कौन कौन सी जमीन पे फ्यूचर में सरकार हाईवे निकाल सकती है, उस जमीन पे ऐसा सट्टा चलता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, जिसकी जमीन है, जिस किसान का खेत है, वो उसको भी नहीं पता कि उसकी जमीन का स्क्वायर फीट उधर बिक रहा है, लेकिन वो हो रहा है। एंड दिस इज फुल लीगल, ऐसा नहीं है इलीगल, दिस इज प्योरली लीगल अपना इन्वेस्टमेंट। तो मेरे को हंसी इस बात पे आती है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जमीन महंगी हो रही है, जमीन खरीदनी है, ये खरीदना है। अरे कहाँ महंगी, एक एक स्क्वायर फीट खरीदना चालू करो, तुम जितने टाइम में रहोगे उतने टाइम में तो 4 स्क्वायर फीट खरीद के बैठ जाओगे। क्या दिक्कत है? हाँ, तुमको खरीदने नहीं आ रही है, तुमने इस पे रिसर्च नहीं करी है। ये जो रीट वाला फंड है ना, ये अभी स्टार्ट हुआ है रीट, और इसको डीएचएल ने ही स्टार्ट करा है। रीट, उनको एक सोसाइटी बनानी है, सनशाइन सोसाइटी, इनको बनाना है दिल्ली, साउथ दिल्ली में। और उसके प्रोजेक्ट का जो खर्चा है ना वो है 1,000 करोड़, लेकिन इसके पास है नहीं ये पैसा, डीएचएल के पास ये पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने इस रीट फंड को स्टार्ट करा है। इसमें तुम आज उसको पैसा दो, 5 साल बाद, अरे तुमको पता है मैंने तो क्या दिमाग लगाया, आज इसको पैसा दो, ये अपने फ्लैट बनवा रहे हैं, ठीक है, 5 साल बाद इसका एक फ्लैट कितने का होगा? साउथ दिल्ली में 6 करोड़ मान रही हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा मानो। आज 6 करोड़ की आज मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मैंने कैलकुलेट कर ली, जो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज मैं उतना पैसा ये डीएचएल को देने वाली हूँ। बाद में पता है क्या करूंगी, इसके फंड में से करंट प्राइस पे पैसा निकालूंगी और इसी की सोसाइटी में फ्लैट खरीद लूंगी। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अरे यही तो बात है यार, देखो सुनो सुनो सुनो। नहीं, ऑफलाइन नहीं होता मोहित, दिस इज नॉट ऑफलाइन, दिस इज ऑल ऑनलाइन ट्रेडिंग्स। देखो, मैंने बोला 6 करोड़ का जो फ्लैट है वो 5 साल बाद मिलेगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन बिठाया, मैंने बोला यार इसका फ्लैट 5 साल तक, मैंने मतलब इसके पूरे प्रोजेक्ट की निकाली कुंडली, कब तक क्या बन जाएगा। तो ये इन लोगों का ऐसा बोलना है 5 साल के बाद ये पूरी सोसाइटी रेडी हो जाएगी और हम इसमें फ्लैट बेचेंगे। इन्होंने प्राइस नहीं डिस्क्लोज करी कि हम कितने में फ्लैट बेचेंगे, ठीक है, और वो कर भी नहीं सकते अभी। तो मैंने क्या करा, 6 करोड़ फ्यूचर का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल ली ना। समझ, प्रेजेंट वैल्यू तो ज्यादा होगी ना, 6 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू आज ज्यादा होती है। सुनो मेरी बात, आज मैंने इसको समझो 1 करोड़ रुपया दिया, ठीक है। आज इस फ्लैट की जो कीमत है वो 6 करोड़ थोड़ी होगी, 2 करोड़ होगी। यहाँ समझो 1 करोड़ ही होगी। साउथ दिल्ली में 1 करोड़ वाला फ्लैट 3 BHK 1 करोड़ काफी है, ठीक है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ पैसों का, 1 करोड़ मैंने इसको दे दिया, ठीक है। 5 साल के बाद बताओ, जैसे जैसे बिल्डिंग बढ़ेगी क्या मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी? बढ़ेगी। जब मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी उस प्राइस पे मैं इसके फंड से अपना पैसा निकाल लूंगी, और अपना पैसा निकाल के वहीं के वहीं मैं इसका फ्लैट खरीद लूंगी। फ्लैट भी उसका, कमा के भी उसने दिया, मैंने तो बस 1 करोड़ रख दिया उसके पास। और इसमें इनकम टैक्स में एक और फायदा, इनकम टैक्स में जब मैं किसी फंड से पैसा निकालती हूँ, लॉन्ग टर्म में निकालती हूँ, तो 10% का लॉन्ग टर्म गेन लगता है मेरे को,
ठीक है, 1 लाख एग्जाम्प्ट होता है, बाकी 10% का ब्याज लगता है। मैंने यहाँ से पैसा निकाला, अगर सिर्फ निकाल के रख दूंगी तो टैक्स लग जाएगा। यहाँ से निकाला, यहाँ प्रॉपर्टी में डाल दिया, खर्चा हो गया, पैसा आया खर्चा हो गया, कौन सा टैक्स? टैक्स ही नहीं लगेगा। और क्योंकि मैंने जो घर खरीदा वो लॉन्ग टर्म टैक्स से मतलब लॉन्ग टर्म गेन से खरीदा है, तो जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा वो भी 10% लगेगा। लेकिन अगर मैं अलग से खरीदने जाऊंगी तो 30% का टैक्स लगेगा। समझ आया? तो पैसा डालो, उसी से मेहनत करवाओ, डीएचएल वाला ही मेहनत करेगा कि भाई लोगों ने पैसा दिया है उसको रिटर्न देना है, उसी से मेहनत करवाओ, बिल्डिंग भी वही बनाएगा, तुम्हारा पैसा भी वही बढ़ाएगा, तुम्हारा टैक्स भी वही बचवाएगा। तुमको सिर्फ पैसा डालना है, 5 साल बाद निकाल के उसका एक फ्लैट खरीद लेना है। तो अब आपकी साउथ दिल्ली में आज 1 करोड़ दिए, 5 साल बाद साउथ दिल्ली में 6 करोड़ का घर हो जाएगा आपका। क्या चाहिए? है नहीं है? तो ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। ऐसे नहीं होता। ये शेयर मार्केट में 10-20 रुपए शेयर से नहीं चलता। ये बिटकॉइन में मेरे को तो 70,000 भी कमा लूं तो मेरे को ऐसा लगता है भाग, दिन खराब। क्योंकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है ना, तो आप जितना, अरे समंदर बहुत बड़ा है, ठीक है, तुम लोगों ने अभी सिर्फ एक चम्मच और एक जग देखा है और तुमको लग रहा है कि बस इतना ही पानी है। नहीं, पीछे देखो पूरा समंदर है। आपको क्या लगता है ये जो मुकेश अंबानी जहां देखो अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खुलवा देता है, कैसे खुलवाता है वो? उसको पहले से ही पता होता है। आज अगर उसको इंदौर में अपना जियो का हेडक्वार्टर खोलना है, तो उसको पता है 5 साल बाद मेरे को हेडक्वार्टर स्टार्ट करना है, वो आज इस रीट में डालेगा, वो आज रेरा की सिक्योरिटी खरीद के रखेगा, 5 साल बाद फिजिकल जमीन खरीद लेगा। ये होता है। तो रियल लाइफ में जितने भी लोग हैं ना, कोई इतना पैसा एक साथ प्रॉपर्टी, ये जो आम आदमी है ना, हम मिडिल क्लास लोग जो है ना, हमारे पेरेंट्स, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, अब मैं मेरे पापा को जब मैंने ये बताया कि भाई ऐसा मैंने रीट वीट में इन्वेस्टमेंट करा है, 5 साल बाद दिल्ली में अपना घर, 1 करोड़ डाल दिया, यहाँ इंदौर में अपन ये सुपर कॉरिडोर पे जमीन ले लेते। अरे मैं साउथ दिल्ली की बात कर रही हूँ। आज 1 करोड़ डालो, 6 करोड़ की जमीन मिलेगी 5 साल के बाद। आप बताओ इंदौर में 5 साल में कोई जमीन 6 करोड़ की हो जाएगी क्या? करोड़ की नहीं होगी, लेकिन साउथ दिल्ली का होगा, क्योंकि उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि साउथ दिल्ली पॉश एरिया है। अच्छा, पापा ने बोला उधर रहना थोड़ी है हमको, नहीं रहना है तो बेचूंगी ना। 1 करोड़ से मैंने 6 करोड़ निकाले, 2 साल बाद वही जो प्रॉपर्टी है वही जो है वो और बढ़ जाएगी, उसको और महंगे में बेचेंगे अपन। अरे किराए पे चलाएंगे यार। महीने का अभी साउथ दिल्ली का महीने का किराया 80,000 तक का है, किराए पे चला लेंगे, क्या दिक्कत है? मेरे बाल बच्चे तो खा लेंगे किराया। है नहीं है? सो दिस इज व्हाट बड़े बड़े लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये ऐसा करते हैं। आप सोचो। तो अब आपको समझ में आया कि आप जो शेयर मार्केट आईपीओ आईपीओ लगे, मोहित का आईपीओ लग गया, आईपीओ आईपीओ सब बहुत बहुत छोटी चीज है, दिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट। कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप किसी, मतलब बहुत सारे फंड है यार ऐसे, तो तुम ऐसे ऐसे फंड देखोगे ना तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। इतना इतने सारे फंड्स मार्केट में चलते हैं। आज तुम प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी सुना है आपने? दुकान, क्या बोलते हैं, दुकान खरीद लो, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अलग से सिक्योरिटीज मिलती है। तुम इंदौर में किसी भी एक जगह की दुकान की कीमत के हिसाब से सिक्योरिटी खरीद सकते हो। 5 साल बाद वो दुकान हो जाएगी तुम्हारी। और इससे भी एपिक बात पता है हमने क्या करा? मतलब हमने फैक्ट्री खरीदी पीथमपुर में, कमर्शियल एरिया, ठीक है, अभी किराए पे खरीदी, उसको किराए पे चला रहे, और उसी फैक्ट्री की जमीन के लिए हम 1-1 स्क्वायर फीट खरीदते जा रहे हैं। 5 साल बाद वो फैक्ट्री खरीद लेंगे अपन। सोचो ना, बैंक लोन का लफड़ा, ना मेरे को टैक्स भरने का लफड़ा, ना तो अभी मैं। हम्म। होगी ना। जैसे आज समझो, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? ये क्या हो गया? इसने हटा ही दिया, हटाओ। बिल्कुल होगी, कैसे होगी? आज समझो, एक बात बताओ यार, जमीन के प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? इसका मतलब मैंने आज 10,000 में मेरी जमीन खरीद के रखी, ठीक है, मैंने आज खरीदी, 2 महीने बाद जमीन की प्राइस बढ़ गई, अब 1 स्क्वायर फीट 12,000 का है, तो मेरा ये कागज 12,000 का हो गया। ऐसा हुआ ना? तो अगर मुझे समझो जमीन नहीं भी खरीदनी है, मैंने सिर्फ इसलिए खरीद लिया कि 1 स्क्वायर फीट खरीद के रखा, और वो स्क्वायर फीट क्या हो गया बाद में, बढ़ गया, तो मेरे लिए तो प्राइस बढ़ गई ना। तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस इज द इन्वेस्टमेंट विच वी आर डूइंग। ये क्या भेजा इसने? ओके।
तो बेसिकली हमको क्या करना है ना, जितना ज्यादा दिमाग हो पैसे को डबल करने में दिमाग लगाओ। आजकल जो लोग रो रहे हैं जमीन महंगी जमीन महंगी, कोई, मैंने अभी 1.5 साल पहले सपना संगीता पता है सबको एरिया, है ना, वो आपने उपवास वाला देखा है क्या? उपवास वाला, उपवास वाले के जस्ट सामने इधर मेरा घर है, उपवास वाले के जस्ट सामने, हाँ जस्ट सामने मेरा घर है, ठीक है। अब ये जो मैंने घर है ना, ये मैंने ऐसे खरीदा है, कोई मानेगा? ये घर मैंने खरीदा था, इसकी जब मैंने इस घर को खरीदा आज से 2 साल पहले, तो इसकी कीमत थी 3.5 करोड़, ठीक है। लेकिन जब मैं मेरे सीए इंटर में थी ना, तब मुझे पता चला था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस काइंड ऑफ रेरा वाली सिक्योरिटीज। तो मैं तब से सिक्योरिटी में डाल रही थी उसी एरिया की, क्योंकि मुझे पता था कि हमारा प्रेजेंट वाला घर उधर ही है, तो फ्यूचर में भी हमारे मम्मी पापा कैसे होता है ना, जहाँ पे उन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है वो वहीं पे रहना पसंद करते हैं, उनको नया एरिया जमता नहीं। तो बोला यार उनको उसी एरिया में खरीदना, मैंने उस एरिया की जमीन के हिसाब से, तुम मानोगे नहीं, मैंने अभी कितना स्क्वायर फीट चल रहा है पता है क्या आपको? हाँ मतलब अभी उसमें आप समझो अभी तो काफी ज्यादा चल रहा है, मैंने वहां पे 500 रुपए स्क्वायर फीट में भी स्क्वायर फीट खरीदा है, 500 रुपए पर स्क्वायर फीट, मैंने इतने में भी स्क्वायर फीट खरीदे। जब जमीन नीचे में मैंने 4-5 स्क्वायर फीट तो ये 500-500 रुपए में खरीदे। तो मुझे जो मेरी सीए आर्टिकल में इंटर्नशिप में वो जो स्टाइपेंड मिलती थी ना, मैं उसे स्क्वायर फीट खरीदती थी। फिर जब मैं सीए बनी आफ्टर, मतलब मेरे पास 2 साल का टाइम था, उस 2 साल में मैंने ये स्क्वायर फीट को थोड़ा बढ़ा दिया। जैसे पहले मैं 3-4 स्क्वायर फीट खरीदती थी, तो मैंने फिर 5-6 स्क्वायर फीट साथ में खरीदना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अपनी इनकम बढ़ गई। और अभी 1.5-2 साल पहले मैंने क्या किया, मेरी सिक्योरिटीज में मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो था 1.2 करोड़, मतलब इतने सालों में मैंने 1 करोड़ 20 लाख के स्क्वायर फीट खरीदे थे। लेकिन उसकी उस टाइम पे कीमत क्या हो चुकी थी, 3.5 करोड़। तो मैंने इन स्क्वायर फीट के पेपर्स को बेच दिया 3.5 करोड़ में, और मैंने घर खरीद लिया 3.5 करोड़ का उसी एरिया में। समझ रहे हो? तो अब आप बताओ, मैं वेट करती मैं सीए बनूं, फिर मैं वेट करती कि मेरी सैलरी आए, मैं पैसा कमाऊं, मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से मुझे प्रोजेक्ट से पैसा मिले, फिर मैं कुछ तो 20 लाख के आसपास का वो दे देती, क्या दे देती, डाउन पेमेंट, उसके बाद अभी तक ये बैंक का घर होता। इस तरीके से चीजें होती हैं। आपको लेना है? एक सेकंड रखना। तो इस तरीके से होता है। आप सोचो ये कितना सही है। विच वेबसाइट इज ऑथेंटिक फॉर दिस? स्वाति, आई वुड सजेस्ट गवर्नमेंट वेबसाइट्स। आप आरबीआई पे जाओ, आप रेरा की वेबसाइट पे जाओ, दीज आर द बेस्ट वेबसाइट्स टू इन्वेस्ट। लेकिन आपको ये फंड एकदम सामने से नहीं दिखेंगे, इसके लिए देर इज अ प्रोसेस कि आपको इस फंड में पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, सो दैट यू कैन गो फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। कोई फीस नहीं होती अगर तुमने दिमाग लगाया तो। सीधा बोलने का, आई एम स्टूडेंट और मैं सिर्फ सीखने के पर्पज से इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, मैंने भी यही बोला था। अगर इसकी मैं रजिस्ट्रेशन की फीस बताऊं तो करंटली कुछ 2,20,000 है रजिस्ट्रेशन की, कि आप इस फंड्स को देख सकते हो, इन फंड्स की क्योंकि दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। ये जो है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल फंड्स है, इसमें आम जनता, आपने सुना था कि इसमें आम जनता नहीं, जैसे शेयर मार्केट सबके लिए ओपन है ना, ये सबके लिए ओपन नहीं रहता, आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये रेरा वाला फंड, रेरा के बहुत फंड्स हैं, अलग अलग नामों से बहुत फंड है उसके, उसमें कुछ 2,20,000 का आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। लेकिन उसके लिए ना एक स्टूडेंट के लिए ऑप्शन होता है, आप आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड बता के ये रजिस्ट्रेशन में बोल सकते हो कि मैं जो है सिर्फ सीखने के लिए मैं इन फंड्स में पैसा लगाना चाहता हूँ। तो वो आपको कुछ 5,000 या फिर 2,000, मेरे टाइम पे तो सिर्फ 600 रुपये लगे थे, तो अभी कुछ 2,000 के आसपास वो ले लेंगे फॉर योर लर्निंग पर्पस। लेकिन आप उसमें खरीद के रखो ना दूसरे के नाम पे, मैंने तो मेरे पिताजी के नाम पे खरीदा था, मैं तो लर्निंग पर्पस के लिए थी ना, तो मैंने पप्पा का आधार कार्ड यूज करके सब किया था। तो दिस इज वेरी गुड, दीज आर द लर्निंग पर। हाँ तो आप शिफ्ट कर सकते हो, आप शिफ्ट कर सकते हो।
अभी आपका लर्निंग आपने सीख लिया, उसके बाद आपके पास टाइम होता है कि आप 1.5 2 साल इस पे सीखो, इसको ऑब्जर्व करो, एंड आफ्टर 2 years यू कैन शिफ्ट टू द प्रोफेशनल लेवल, ऐसा। हाँ, उसके लिए फिर आपको अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। स्वाति, ऐसा नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं ना, हमारे अगर आपको एज अ प्रोफेशन अगर इसमें आपको रजिस्टर करवाना है, तो आपकी सैलरी और इनकम टैक्स के रिटर्न्स भी आपको फाइल करने पड़ते हैं इनके पास। उसके बेसिस पे दे विल डिसाइड योर फीस। ऐसा इट इज नॉट फिक्स्ड कि 2,20,000 ही लगेगा, ऐसा नहीं होता। ओके, ज्ञान की बात समझ में आई क्या? रियल लाइफ में अगर मेरे को लगा, तो मैं आपको आपको यहाँ पे एक फंड में 1 स्क्वायर फीट खरीद के बताऊंगी। अभी फिलहाल तो मुझे खरीदना नहीं है क्योंकि मैंने लिमिट क्रॉस कर ली है। इसमें आप एक लिमिट तक खरीद सकते हो, मतलब 1 मंथ में या फिर 3 मंथ में, क्वार्टर का एक लिमिट होता है, तो एक बंदा एक क्वार्टर में उतना लिमिट का ही खरीद सकता है। नहीं तो ऐसे तो रईस लोग सारी जमीन एक ही साथ में खरीद लेंगे। वही तो उनके लिए क्या है ना, दूसरा कुछ बचेगा नहीं दूसरे लोगों के लिए, इसलिए इन लोगों ने ना लिमिट लगा के रखी है। तो अभी तो मेरी लिमिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मैंने मेरे लिमिट के हिसाब से। क्या? नहीं, मैं सही बता रही हूँ, इसमें पता ही नहीं चलता। सामने वाला इतना आराम से, आप सोचो जिसकी जिसके खेत पे लोग वो लगा रहे हैं, ये स्क्वायर फीट मेरा है, वो खेत वाला वहां खेती कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। बाद में आप पैसे देके खरीद सकते हो वो जमीन उस लेवल पे। नहीं बेचना हो तो दूसरी जमीन देख लो और फायदा अपने पास रख लो। 1 करोड़ आपकी कमाई हो गई, आप कहीं और खरीद लो। लॉस है ही नहीं इधर। लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि ये जमीन कभी सस्ती नहीं हो सकती। भाई ये वो जमीन है, जमीन का जो प्राइस है ना, वो बढ़ता ही जाएगा, इधर लॉस हो ही नहीं सकता। इसमें एक और फंड है, जो पुरानी बिल्डिंगें होती है ना, पुरानी बिल्डिंग जो पुरानी हो गई, हाँ, जैसे 20-25 साल हो गए किसी बिल्डिंग को, तो उसका भी बिकता है, इसमें फ्लोर बिकता है। कि किसी पुरानी बिल्डिंग, 25 साल पुरानी बिल्डिंग में आपको एक फ्लोर खरीदना है क्या, तो उसकी ये प्राइस, वो कभी नहीं खरीदना चाहिए, लॉस उधर होता है। पुरानी बिल्डिंग, आपकी जमीन नहीं मिल रही है आपको, फ्लोर मिल रहा है भाई। दीवारें, 4 दीवार उसने खड़ी करके वो उसका क्या करेंगे? वो कभी नहीं खरीदना चाहिए वो। इसमें एक ऐसा फंड है जिसमें आप वैसे वो पुरानी बिल्डिंग है घिसी पिटी, जैसे अगर आप पलासिया पे जाओगे, तो 2 बड़ी बिल्डिंग देखी है क्या आपने? अ, अपन पलासिया जाते हैं, ये उडुपी करके है, एक डोसे वाला, गीता भवन, वो पुतला ऐसा दिखाता है, तो वहां अंदर जाते हैं ना, और ऐसे जाते हैं। रसगुल्ला हाउस के पास में, रसगुल्ला हाउस से अंदर जाते तो एक एमिनेंट हॉस्पिटल करके, देखा है क्या? एमिनेंट हॉस्पिटल के जस्ट पास में 2 बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, काफी पुरानी बिल्डिंग है, खंडर बिल्डिंग। तो मैंने ना गलती से वो पागल का वो 2 फ्लैट खरीद लिए थे मैंने, ये फंड में ही खरीद लिए थे। मतलब वो थोड़ी चुल होती है ना कि देखो तो सही आखिर होता क्या है, ऐसा। तो मैंने वो खरीद ली थी गलती से, फिर मैंने एक बिल्डर को बेच दी। एक बिल्डर है जो धीरे धीरे उस बिल्डिंग के सारे फ्लैट खरीद रहा है, और वो वहां पे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, दोनों बिल्डिंग को डिसमेंटल करके। तो मेरे टाइम पे तो चलो वो मिल गया मेरे को ऑनलाइन, तो मैंने उसको बेच दिया, उसने मेरे को अच्छे खासे पैसे प्रॉफिट में दिए, ज्यादा नहीं, बट प्रॉफिट में निकाल के दिया। नहीं तो 4 दीवार को क्या करती खंडर बिल्डिंग में, बहुत पुरानी बिल्डिंग है वो। अच्छा, अब मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ पे बैक मेथड, आप लिखो। Okay, payback method. Payback method is used. Payback method is used. Payback method is used to identify the time period. To identify the time period. To identify the time period. To get the money back. To get the money back. To get the money back which we have invested in our business. To get the money back which we have invested in the business, which we have invested in the business. उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला लिखा था क्या?
पता है क्या, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी इस तरीके से। ये आप लास्ट में इसको बना लेना, इस चार्ट को लास्ट में जब पूरा लिखना खत्म हो जाए, ये वाला चार्ट, तो आप एक ही बार में इसको रिवाइज कर सकते हो। फॉर डिसीजन, हाँ, फॉर डिसीजन, इसके आगे फॉर डिसीजन वी विल चूज, फॉर डिसीजन वी विल चूज द पीरियड, the shortest period. For decision we will choose the shortest period of the project. We will choose the shortest period of the project. ठीक है, बस इसका इतना ही था। जितना पैसा लगाया कितने टाइम में वापस आएगा, जिसका शॉर्ट पीरियड होएगा वो। उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि आप ये जो मैंने चार्ट यहाँ पे बनाया था ना, इसको अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपकी बुक आएगी, आप उस मतलब सेम टू सेम ही मुझे लिखवाना है कि कॉपी में लिखना है इसको, कि बुक से रेफर कर लोगे आप। आ जाएगी आज बुक, तो आप इसमें से रेफर कर सकते हो। आप इस पर पता है क्या, एक लाइन लिख सकते हो, फॉर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रेफर पेज नंबर 44, ऐसा आप लिख सकते हो, ज़्यादा आसान रहेगा। अब नया चैप्टर तो कल ही चालू कर पाऊंगी, शायद 18 से 24। ज़्यादा दिन की है ना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ज़्यादा दिन की। बट मतलब सीए फाउंडेशन का तो अपना यही छुट्टी है, आपकी भी शायद वही होगी मेरे हिसाब से। हाँ, तो ऐसा रियल लाइफ में आप ऐसे ऐसे फंड में पैसा इकट्ठा करके तुम जमीन भी बना सकते हो, तुम सोना भी बना सकते हो। मैंने तो एक टाइम पे डिजिटल सोना खरीद के बाद में उसको इनकैश करवा के वो बिस्किट खरीद लिया। तो मैंने बोला डिजिटल सोना सेफ है, बट वो ज़्यादा टाइम के लिए सेफ नहीं होता शॉर्ट टर्म में। अरे मैं तो यही बता दूंगी, वो तो मैं यही बता दूंगी तुमको। ऑनलाइन होगा, बट पता है क्या क्या राजा, इसमें क्या होता है ना, आपको पहले पूरा इसको समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ऐसा फंड होता है, ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इस फंड में ऐसे ही पैसा लगा सकते हो। आप जब आपका पैन कार्ड सबमिट करते हो ना, पैन नंबर, तो आपका पहले पूरा बैकग्राउंड, आपका रजिस्ट्रेशन इसमें सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, तो मेरा भाई बिजनेस करता है, उसका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में कुछ तो उसका 80 लाख का ट्रांजेक्शन दिख गया। तो उनको ऐसा लगा, अभी करंट में भी नहीं, सेविंग में। मेरे भाई ने बेवकूफ़ी क्या करी कि अच्छा, बिजनेस के लिए तो करंट अकाउंट से यूज़ होता है। तो वो अभी 21 साल का है, तो उसने नमकीन का अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसने क्या करा ना, सेविंग अकाउंट, ग्राहकों को सेविंग अकाउंट दे के रखा था कि भाई इसमें आप पैसे डाल देना। वो पैसे डाल रहे हैं, ये निकाल रहा है, फिर करंट में डाल रहा है। तो उसका ना 80 लाख का ट्रांजेक्शन सेविंग अकाउंट में दिख गया, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। और ऊपर से इनकम टैक्स का नोटिस अलग आ गया कि आपने सेविंग अकाउंट में 80 लाख का ट्रांजेक्शन कैसे कर लिया। अब उनको कौन समझाए कि ये पागल ने वो करंट का ट्रांजेक्शन सेविंग से कर लिया। तो पूरा मतलब ऐसा नहीं होता, आपका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। इस फंड में आपको ऐसे ही एंट्री नहीं मिल सकती, मतलब आपका सारा बैकग्राउंड वो चेक करते हैं। आपका आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से आपका बिजनेस क्या है, व्हाट इज योर एजुकेशन, जहाँ जहाँ आपके डॉक्यूमेंट डले हुए हैं वो सब, इवन आपकी सिबिल भी चेक होती है इसमें। तो ये ना सिबिल भी चेक होती है, लेकिन क्या होता है ना, इसमें एक बार एंट्री मिल गई ना, तो उसमें मज़ा ही मज़ा है। मतलब आप जो आज लोग बोल रहे हैं ज़मीन खरीदो, ज़मीन में इन्वेस्ट करो, इससे ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है। तो उसमें भी आपका, जैसे आपने बोला लर्निंग पर्पस, और कोई बीकॉम वाला बच्चा है वो उसको देंगे ही नहीं। आप सोचो, इन्होंने अपने स्टैंडर्ड बना के रखे हैं। देर आर पर्टिकुलर डिग्रीज कि बच्चा अगर कोई इंटरनेशनल डिग्री कर रहा है, बच्चा कोई ये डिग्री कर रहा है, तो हम उसको एंट्री देंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि बीकॉम वाले बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और इसमें क्या है ना, रिस्क बहुत होता है। आप सोचो, आज मैं जो इस 1 स्क्वायर फीट खरीद रही हूँ, वो कोई सामने वाला बेच भी तो रहा है। तो जो बेच रहा है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो सामने बैठा है वो थोड़ा नॉलेजेबल इंसान है। क्योंकि इसमें शेयर मार्केट जैसा नहीं होता कि भाई जो ज़्यादा में बेच रहा है
उससे खरीद लो सस्ते में ऐसा नहीं होता। इसमें पूरा एक प्रॉपर फंड है, ये पूरा फंड वाला काम है। जैसे म्यूचुअल फंड में भी एक फंड है, अगर किसी ने उसमें पैसा डाल के रखा होगा तो इकोनॉमी क्रैश हो जाए 12 बज जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता। देर इज अ फंड, उसमें एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। बताऊं क्या मैं आपको? मैं बताती हूँ। नहीं, वो इंटरेस्ट बेसिस पे नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या? अम्म, इस वाली आईडी पे दिखेगी कि कहाँ दिखेगी? क्या? ये जमीन वाले में कर सकते हैं ना। मतलब आप अभी फॉर एग्जांपल आपको सपना संगीता में जमीन खरीदनी है, उसका स्क्वायर फीट जैसे अगर चल रहा है 22,000 स्क्वायर फीट, आपको वहां के लिए लेना है तो आपको 22,000 चाहिए। जमीन की वैल्यू के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कितने की क्या खरीदना है। अभी मैं आपको ये बता रही थी ना, देखो मैं आपको एक फंड बताती हूँ, ये वाला मोतीलाल नेस्डेक ईएफटी ईटीएफ। ये फंड का ऐसा है ना, मतलब अगर अभी इकोनॉमी डूबी भी तो ये फंड नहीं डूबेगा। रीजन बीइंग क्योंकि इस फंड ने पता है क्या करके रखा है, इसने इकोनॉमीज में पैसे डाल के रखे हैं। यूएस इकोनॉमी, चाइना, यूएसए, यूरोप, यहाँ पे पैसा। तो अगर इंडिया डूबता भी है तो वो देश ऊपर उठेंगे। मतलब जैसे डॉलर और रुपी, मुझे बताओ, अगर रुपी डिवैल्यूड हो रहा है तो स्ट्रांग क्या हो रहा है? डॉलर। तुम्हारा फंड ही डॉलर में लगा हुआ है, तो 1 रुपया अगर नीचे गया तो ये वाला फंड तुम्हारा डॉलर का इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना, अगर समझो डॉलर नीचे गया तो इस वाले में रुपी का भी इन्वेस्टमेंट है, तो रुपी ऊपर है, तो आप कभी भी इसमें लॉस में नहीं जा सकते इस फंड में। ये ऐसा फंड है जिसमें हम कभी लॉस में नहीं जा सकते। मोतीलाल नेस्डेक 100 ईटीएफ, दिस इज द फंड। तो ये ऐसा करते हैं ये लोग ऐसे। मैंने मेरे क्लाइंट के कुछ 12-13 करोड़ इसमें लगा रखे हैं इस फंड में, 5-6 क्लाइंट्स के। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला भाई सेफ इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट का रिटर्न तो सबसे बढ़िया। अभी ये बहुत अच्छा चल रहा है, ये अभी और ऊपर जाएगा। और सबसे बकवास जो अभी लोगों में अफवाह फैल रही है, ब्लैक रॉक, सबसे बकवास फंड है वो। उसमें जिसने पैसा डाला वो आगे जाके डूबेगा, इतना बकवास फंड है वो। तो दीज आर द फंड्स। तुम लोग ना अभी एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ठीक है? प्रोफेशनल कोर्स में ना कभी भी, मतलब जो रियल लाइफ में मैंने सीखा है, कभी भी बुक तक लिमिटेड मत रहना, कभी भी नहीं। उस रियल लाइफ, उस बुक के नॉलेज को अगर आप रियल लाइफ में यूज करोगे ना, बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे तक। इट्स नॉट हार्ड टू अर्न मनी, बट इट हार्ड्स टू गेन द नॉलेज हाउ टू अर्न दैट मनी। मुझे ये लगता है अगर तुमने नॉलेज गेन कर लिया ना, बेस्ट। तो यूज योर नॉलेज। मैं क्या करती थी ना, जब इंटर में एफएम का सब्जेक्ट पढ़ती थी ना, मैं उसी टाइम से, मेरे को शेयर मार्केट का एस भी नहीं पता था। तो क्या होता था ना, अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन कुछ कुछ क्या होता है ना, सारा नहीं बताते हैं। तो मेरे को जितना जिसने बताया, मैंने उतना खुद का दिमाग, उतना रिसर्च यूज कर करके मैंने शेयर मार्केट में पैसे डाले थे। मतलब पहली बार से किस्मत चमक गई थी कि शेयर में डाला। जैसे अभी एक और शेयर है यूनिटेक करके, मैंने आपको बताया था, इसमें नजर रखनी चाहिए। ये गया ना तो ये सूजलॉन जैसा बड़ा शेयर जाएगा। अडानी पावर का क्या चल रहा है आज मार्केट? ये तो अभी ऊपर जाएगा, अडानी पावर तो जाएगा ऊपर इसका। अरे सेल ऑर्डर बहुत ज्यादा जा रहा है, नीचे जाएगा। मार्केट अभी बियरिश हो रहा है। तुम तो सिर्फ इतना देख के भी पता लगा सकते हो शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे। सेल और बाय, सिर्फ अपन ने यहाँ, दिख रहा है क्या ऑनलाइन? यहाँ की बात कर रही हूँ मैं। अपन सिर्फ इतना देख लो ना, अभी जैसे मैं अडानी पावर में देखूँ तो 69% की सेल आ रही है और बाय ऑर्डर सिर्फ 30% है। हाँ, इसको वॉच लिस्ट में डाल के, अरे ये यूनिटेक के साथ बहुत खतरनाक पंगे हो गए हैं। जैसे हमारा डीएचएल वाली कंपनी है ना, डीएचएल, इसका वैसा ही काम है। ये घर बनाते हैं, इनका रियल स्टेट वाला काम है। जैसे आपने देखा होगा कल्पतरु और ये सब जो रियल स्टेट वाले ना, यूनिटेक रियल स्टेट। अब मैं बताऊं ये ऊपर क्यों जाएगा, मेरे को क्यों लग रहा है। यूनिटेक में ना बीजेपी में जो मिनिस्टर्स है ना, उनके पैसे लगे हुए हैं।
पहली चीज। दूसरी चीज, यूनिटेक के कुछ प्रोसेस मतलब प्रोजेक्ट जो है ना वो फेल हो गए। मतलब दिल्ली में इनके 4 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 2 तो बहुत बड़े मॉल हैं, एशिया का सबसे बड़ा मॉल। 2 ऐसे मॉल बना रहा था ये। इन लोगों ने क्या करा, पैसा उधार लिया और उस पैसे पे ब्याज नहीं दे पाए, तो पूरा प्रोजेक्ट ठप हो गया। फिर सरकारी छापा पड़ गया, क्योंकि जब बीजेपी आई थी तो कांग्रेस तो इसके अगेंस्ट थी, ठीक है। तो कांग्रेस वालों ने छापा पड़वा दिया इस पे। तो जीएसटी की डिमांड आ गई, जीएसटी की कुछ 150-200 करोड़ की डिमांड निकल के आ गई, इनकम टैक्स की डिमांड आ गई। तो इस कंपनी का शेयर यूं हो गया। लेकिन उसके बाद क्योंकि ऐसा स्पेक्यूलेशन है कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स का पैसा इस कंपनी में, तो वो लोग क्या करें ना, धीरे धीरे जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट है वो यूनिटेक को दे रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल बनाना है, सरकारी स्कूल बनाना है, कहीं पे रोड बनाना है, कहीं पे ब्रिज बनाना है, तो वो सब यूनिटेक को दे रहे हैं। तो ये लोग ना सब लोग यूनिटेक को दे रहे हैं। अब बताओ, गवर्नमेंट यूनिटेक को अपने टेंडर देती जा रही है, तो यूनिटेक तो बढ़ेगा। तो अभी तक तो ये बढ़ा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसको टेंडर मिल रहे हैं उस हिसाब से ये ऊपर जा सकता है। नहीं नहीं, अभी नीचे भी जा सकता है भाई। अभी यूनिटेक इज अ प्योर पॉलिटिकल शेयर। इसमें कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, इसकी नेगेटिव इमेज फैला रहे हैं और इसको नीचे कर रहे हैं, और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, इसको टेंडर दे देके इसको ऊपर कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि बीजेपी वाले जीतेंगे, क्योंकि वो ज्यादा शाणे, पप्पू इतना शाणा नहीं है, तो ये कभी भी ऊपर जा सकता है। ऐसा, जैसे आपने अभी देखा है क्या यार, कल्पतरु पता है तुमको? कल्पतरु कहाँ पर है? कल्पतरु ये अपना हाई कोर्ट के इधर, यशवंत क्लब के वहां पे कल्पतरु करके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके नीचे स्टारबक्स वगैरह है। हाँ, वो स्टारबक्स वाली बिल्डिंग। अभी पता है वो फंड में उस एरिया के लिए भी स्क्वायर फीट बिक रहे थे। उसका 1 स्क्वायर फीट था कुछ 28,000 रुपए का, 1 स्क्वायर फीट। बहुत हाईली हाई वाला एरिया है ऐसा। अ, रहती थी वो, काफी अच्छा उसका वो है। तो अभी ना इंदौर के लिए तो बहुत फट। हाँ हाँ, तो मैं बता रही हूँ, अभी 28,000 का 1 स्क्वायर फीट है। आप समझ रहे हो? अगर 1,000 स्क्वायर फीट का मैं फ्लैट बोलूँ तो 2,80,00,000। तो हो गया ना, वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है। हाँ, तो बेसिकली ना आपको ये इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा सा शेयर मार्केट पे डालना चाहिए। थोड़ा सा शेयर मार्केट देखो, थोड़े से और फंड्स को देखो, म्यूचुअल फंड, बढ़िया म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करते ही होगे आप लोग, नहीं करते? क्या? ओहो, म्यूचुअल फंड में तो करना ही चाहिए, रिसेशन आएगा तो, रिसेशन आएगा तो म्यूचुअल फंड नहीं बचाएगा। तो म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। भाई दारू का ठेका 52 लाख दे रहा था, 25 लाख। अरे यार, ले लेना था, ले लेना था। दारू का ठेका तो मतलब छोड़ दी भाई। वो एक ऐसा धंधा है जहाँ पे तुमको ग्राहक को बुलाना नहीं पड़ता, ग्राहक तुमको घर आके बुलाते नहीं, शटर खोलते हैं भाई। सबसे बढ़िया काम है वो तो। हमने तो अपना कोविड में बहुत ब्लैक में बेची था। मेरा फ्रेंड है, उसका दारू का बिजनेस है, तो मैंने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली। कोविड में क्या करेंगे भाई, अपना सर्विस का काम तो चल ही रहा है, पर मजा नहीं आता ना, मतलब जब तक थोड़ा अच्छा अमाउंट दिखता नहीं है। हमने ब्लैक में खूब दारू बेची। तो हमने ना एक लड़के को हायर करा था, वो एक्टिवा की डिक्की में भर भर के जाता था। एक बार पुलिस ने पकड़ लिया, 2 महीने तक जेल में था। फिर उसको छुड़वाया अपन ने 2 महीने के बाद, फिर ब्लैक में दारू बिकवाई उससे। तो पूरे कोविड में ब्लैक में दारू बेची है। दारू पीना बहुत बुरी बात है, लेकिन दारू का धंधा बहुत अच्छा है। हाँ, अब जिसको पीना है वो तो पिएगा, या तो तुमसे खरीद ले या तो किसी और से खरीदे, भाई हमसे खरीद ले, हम बेच ले, ऐसा होता है। चल, अपन फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट